जैसे कि हम जानते हैं लेजिस्लेचर के पास लॉ बनाने की शक्ति है, वो लॉ बनाती है, और जुडिशरी के पास लॉ इन्फोर्समेंट की शक्ति है और लॉ को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी है। तो जुडिशरी क्या करती है, लॉ को इन्फोर्स करती है और उसे प्रोटेक्ट करती है। बेसिकली जब भी लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है तो उसे ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो लॉ बहुत ही करेक्ट है, सर्टेन है और अनएम्बिग्यूअस है, मतलब उसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें एकदम क्लियर प्रोविजंस किए गए हैं। लेकिन कभी कभार जब कोई लॉ बन जाता है तो उसकी मीनिंग को लेकर अनसर्टेनिटी अराइज हो सकती है, कभी सिचुएशन बदलने के बाद या फिर कहीं कहीं आगे फर्दर फ्यूचर में आप उस एक मीनिंग का कई मतलब पा सकते हैं, अनएम्बिग्यूटी या फिर अनसर्टेनिटी कोर्ट के सामने आ सकती है। तो ऐसे केसेस में जो हमारी कोर्ट होती है उस जो पर्टिकुलर टर्म है या उस पर्टिकुलर सेंटेंस का व्याख्या करती है, यानी इंटरप्रिटेशन करती है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस का या वर्ड का क्या रियल मीनिंग होना चाहिए इस लेजिस्लेचर के लिए। क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई लॉ बनता है तो वो लॉ अपने आप में एकदम इंडिपेंडेंट नहीं बनता, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन, लॉजिक, कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। तो हर एंगल से आप हर चीजों को कंसीडर करते हुए अगर आप उसकी व्याख्या करेंगे तो आप सही तरीके से समझ सकते हैं कि रियल मीनिंग क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट को कुछ मेथड्स का यूज करना पड़ता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है जिसे हम एड कहते हैं। एड का मतलब होता है असिस्टेंस या हेल्प, यानी कुछ ऐसे डिवाइसेस जो कोर्ट को हेल्प करती है उन इंटरप्रिटेशन में, उसे हम एड कहते हैं। बेसिकली एड दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल एड, दूसरा एक्सटर्नल एड। इंटरनल एड का मतलब है ऐसे जो डिवाइसेस, जो ऐसे हेल्प है वो हमें उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट के अंदर ही मिल जा रहा है, उस पर्टिकुलर लॉ के अंतर्गत ही हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है, हमें कुछ प्रोविजन है जो मिल जा रहे हैं, उसके हेल्प से हम उस पर्टिकुलर लॉ का इंटरप्रिटेशन करेंगे। जैसे कि आप कोई जब एक्ट पढ़ते हैं तो उसका टाइटल होता है, हेडिंग होती है, उसके अलावा कुछ शेड्यूल से अटैच होते हैं, कोई प्रोविजो किया गया रहता है या फिर कोई जनरल नोटिंग होती है। तो ये सारी चीजें उस एक्ट के अंतर्गत ही प्रोवाइड होती है। तो रियल प्रोविजन जो है, जो ओरिजिनल प्रोविजन है, उसके अलावा भी कुछ जो सबऑर्डिनेट चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया टाइटल, हेडिंग, प्रोविजो, उसके बाद शेड्यूल, ये सारी चीजों की हेल्प से अगर आप किसी का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसे आप कहते हैं एक्सटर्नल एड के थ्रू हुआ इंटरप्रिटेशन, यानी व्याख्या। दूसरे तौर पर एक और होता है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल एड। एक्सटर्नल एड में आप उस स्टैट्यूट के अलावा कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, कि कोई दूसरे मेथड्स का यूज करते हैं जिससे आप उस पर्टिकुलर इनएक्टमेंट का व्याख्या कर सके। वो दूसरा मेथड्स क्या हो सकता है, आप किसी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं, हो सकता है आप किसी टेक्स्ट बुक का यूज करें, डिक्शनरी का यूज करें, किसी एमिनेंट ज्यूरिस्ट के जो वर्क है उसका यूज करें, या फिर हो सकता है आप कोई फॉरेन जजमेंट का यूज करें। तो अगर आप उस स्टैट्यूट के अलावा कुछ यूज करते हैं तो उसे आप एक्सटर्नल एड कहते हैं। हम बात करते हैं कुछ ऐसे एक्सटर्नल एड की जिसका यूज इंडियन कोर्ट्स करती है फॉर द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी एक्ट और लेजिस्लेशन। बेसिकली इंडियन कोर्ट्स जिन एक्सटर्नल एड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है उनमें से एक है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली जब आप किसी एक्ट के पीछे की हिस्ट्री समझ पाएंगे, जब आप किसी एक्ट की कोई प्रोविजन है उसके पीछे के अगर इतिहास को देखेंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप उसकी व्याख्या अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि आप समझ पाएंगे उसके पीछे रियल इंटेंट क्या था, क्या मोटिव था कि ऐसा प्रोविजन बनाया गया या फिर ऐसा लॉ लाया गया। जब कोई एक्ट बनता है तो उसके पहले एक बिल आता है, उस बिल पर जो डिस्कशन होती है, पार्लियामेंट में डिबेट होती है, जो मिनिस्टर ने उस बिल को इंट्रोड्यूस किया हाउस में, उस पर उसने क्या बातें रखी, कि उसने क्या लॉजिक दिया कि वो ऐसा बिल क्यों ला रहा है, वो ऐसा प्रोविजन क्यों कर रहा है। तो ये सारी चीजें जब कोर्ट कंसीडर करती है और उसके रियल इंटेंट को समझती है तो उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन करती है, यानी इंटरप्रिटेशन में ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी तरीके से जब कोई एक्ट बनता है तो उसके पीछे कई रिपोर्ट्स होती है, कई लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो सकती है, किसी कमिटीज की रिपोर्ट हो सकती है। तो ये सारी जो रिपोर्ट्स है, जो कमीशन की रिपोर्ट है, कमिटीज की रिपोर्ट है, ये भी बहुत हेल्पफुल होती है फॉर द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन। उस इंटरप्रिटेशन करने के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोविजन का कोर्ट के लिए ये सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बहुत ही यूजफुल है। अगर हम बात करें रिसेंट एग्जाम्पल की, जैसे कि आपने देखा होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पीछे जो गवर्नमेंट का लॉजिक है वो है रिलीजियस परसिक्यूशन। लेकिन कहीं भी ये जो टर्म है रिलीजियस परसिक्यूशन, ये कहीं भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप इसका बिल उठाते हैं, जब आप इसके बिल को पढ़ते हैं तो उसके स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट में रिलीजियस परसिक्यूशन मेंशन्ड है। मतलब अगर आपको इस पर्टिकुलर एक्ट का इंटरप्रिटेशन करना है तो आप इसकी हिस्ट्री में जा रहे हैं, आप इसके बिल को देख रहे हैं कि बिल में क्या मेंशन था, तो इसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर एक्ट का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इंटरप्रिटेशन में बहुत यूजफुल है। अब हम देखते हैं दूसरा जो एक्सटर्नल एड है। बेसिकली दूसरा एक्सटर्नल एड है सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक या फिर साइंटिफिक इन्वेंशंस। इन सब को कंसीडर करते हुए कोर्ट क्या करती है, इन सब का हेल्प लेते हुए किसी भी लॉ का, किसी भी इनैक्टमेंट का या फिर किसी भी लॉ की कोई प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन करती है, व्याख्या करती है।
और उससे ये कोशिश करती है कि एक बैलेंस जो है सोशल जो इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, जो पहले के समय था और जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए उसको कंसीडर करते हुए वो इंटरप्रिटेशन करे। बेसिकली आपने लॉ बनाया 1860 में और आज आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो 2020 में, तो बेसिकली दोनों समय दोनों पीरियड में फर्क है। तो वहां पर कुछ सोशल सिचुएशन और थे, पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ और थे, आज के समय कुछ और है। तो इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए ही आप एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो कोर्ट इन सब चीजों को कंसीडर करती है, उसके बाद ही इंटरप्रिटेशन करती है। तो ये भी सारी जो सिचुएशंस है, जो सर्कमस्टांसेज है, वो भी कोर्ट को हेल्प करती है फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी एक्ट और लेजिस्लेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जब 377 क्रिमिनल ऑफेंस था, मतलब 377 में आप एक क्रिमिनल ऑफेंस मानते थे, तो ऐसे केसेस में पहले की सिचुएशन में जब इंग्लिश राज था, जब इंग्लिश ने ये इंडियन पिनल कोड बनाया, तब वो सोसाइटी के रूप में अप्रूव नहीं था। सोसाइटी इतनी मॉडर्न नहीं थी, बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी थी। तो उस समय ये माना गया कि ये सिर्फ क्राइम ही होना चाहिए और इसे किसी भी तरीके से लीगल नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हमारी सोसाइटी मॉडर्नाइज होती गई, जब हमने ह्यूमन राइट्स को ऑब्जर्व किया, हमने फंडामेंटल राइट्स को देखा, तो हमें ये लगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। और बेसिकली किसी भी जेनेटिक या बायोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से हम उनको उनके जो मूल अधिकार है, उनके जो ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उनसे अलग नहीं कर सकते। और जो 377 है उसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और डिक्रिमिनलाइज डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, मतलब उसकी में जो ऑफेंसेस थे उसको हटा दिया और डिक्रिमिनलाइज कर दिया 377 को। क्यों? क्योंकि उसने कंसीडर किया, सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया कि सिचुएशन बदल गई है, तब की परिस्थिति कुछ और थी, आज की सोसाइटी कुछ और है। तो जो बैकग्राउंड है, जो सर्कमस्टांसेस, उन सबको कंसीडर करते हुए ही इंटरप्रिटेशन किया 377 का। इसी तरीके से जो तीसरा एक्सटर्नल एड यूज में आता है वो है फॉरेन डिसीजंस। मतलब अगर कोई इंडियन कोर्ट है, जनरली फॉरेन डिसीजन इंडियन कोर्ट्स पे बाइंडिंग नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, पर्सुएसिव वैल्यू रखेंगे, मतलब कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन ये अल्टीमेटली इंडियन कोर्ट्स पे है कि उस जजमेंट को अडॉप्ट करे या ना करे। लेकिन अगर कोई जजमेंट है जो फॉरेन कोर्ट ने दिया है, उसे जुडिशरी कंसीडर जरूर कर सकती है और उसके हिसाब से कि ग्लोबली क्या व्यू चल रहा है, ग्लोबली इस पर्टिकुलर इशू को लेकर दुनिया भर की जो लॉ है उसमें क्या कहा गया है, दुनिया भर की कोर्ट्स है उसे क्या कंसीडर करती है, इन सबको कंसीडर करते हुए अपनी सोसाइटी के सिचुएशन को देखते हुए कोर्ट क्या करती है, उस लॉ का इंटरप्रिटेशन करती है। तो जनरली फॉरेन जजमेंट जो है पर्सुएसिव रखते हैं और हेल्प करते हैं कोर्ट को इन इंटरप्रिटेशन। इसी तरीके से कोई अगर एमिनेंट जूरिस्ट है, उसने कोई बुक लिखी है, ऑथर किया है, या फिर कोई टेक्स्ट बुक है, जो आप लॉ में बुकें पढ़ते हैं, ये सारी जो टेक्स्ट बुक है अगर किसी अच्छे राइटर की है, किसी एमिनेंट जूरिस्ट की है, तो ये सारी जो टेक्स्ट बुक है, ये सारी जो एमिनेंट वर्क है, ये भी हेल्प करते हैं किसी भी कोर्ट को फॉर द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये सारी बुकों का रेफरेंस देते हुए कोर्ट क्या कर सकती है, इंटरप्रेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको अगर मिलता है, इंडिया की जो सबसे फेमस डॉक्ट्रिन है, जिसको सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आपको ये जान के हैरानी होगी, तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसका ओरिजिनल आइडिया जो था वो जर्मन जूरिस्ट के पास आया था। जर्मन के एक स्कॉलर था, उनका नाम था कॉनरेड। ठीक है, तो उस कॉनरेड नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इसका आइडिया दिया कि इस तरह का एक सिचुएशन, इस तरह का एक आइडिया होना चाहिए जर्मनी में, जिससे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर सके। इसी आइडिया को मॉडिफाई करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन के थ्रू अडॉप्ट किया और ये कहा कि आप किसी भी राइट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को अमेंड कर सकते हैं एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो इटसेल्फ एक एमिनेंट जूरिस्ट की वर्क से ली गई है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इसका हेल्प लेते हुए, इसका एक्सटर्नल एड के रूप में हेल्प लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करके इस डॉक्ट्रिन को इंडिया में अडॉप्ट किया। एक और एक्सटर्नल एड जिसका इस्तेमाल हमारी कोर्ट्स करती है, जनरली इंडियन कोर्ट्स करती है, वो है जो आर्टिकल्स होते हैं, जो लीगल आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च पेपर होते हैं, लॉ जर्नल्स का इस्तेमाल, ये सारा इस्तेमाल करती है हमारी इंडियन कोर्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसी तरीके से अगर कोई टर्म को लेकर, किसी शब्द को लेकर कोई कंफ्यूजन है कि इसकी मीनिंग क्या होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी है, एम्बिग्यूटी है, तो ऐसे केसेस में जो कोर्ट्स है वो बेसिकली ऑथेंटिक और वेरीफाइड लॉ डिक्शनरीज है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड लॉ डिक्शनरी हो गई, ब्लैक लॉ डिक्शनरी हो गई, या फिर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का जो लीगल ग्लॉसरी आता है, इन सब का इस्तेमाल करते हुए कोई भी कोर्ट उस पर्टिकुलर टर्म का इंटरप्रिटेशन कर सकती है। यानी इंटरप्रिटेशन में ये सारी चीजें भी एक्सटर्नल एड के रूप में काम करते हैं। अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि कभी भी हमारा जो लॉ बनता है वो वैक्यूम में नहीं बनता। लॉ जब भी बनता है तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ रिलेशंस होते हैं सोसाइटी के साथ, कुछ ना कुछ हिस्ट्री के साथ रिलेशंस होते हैं, कोई ना कोई डिमांड होती है सोसाइटी की, या फिर नीड होती है कि ऐसा लॉ लाना चाहिए। तो ये सारे डिमांड्स को देखते हुए, सोसाइटी के नीड्स को देखते हुए
उसके पीछे के हिस्टोरिकल रीजंस को देखते हुए ही आप किसी एक लॉ को समझ सकते हैं और तभी आप उसका एक बेटर रूप में इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या कर सकते हैं। अगर आपको किसी लॉ को इंटरप्रेट करना है तो आपको सिर्फ लॉ को नहीं देखना है, लॉ से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, लॉ से रिलेटेड जो भी इस समय के सर्कमस्टांसेस थे उन्हें भी आपको कंसीडर करना है और उसके कंसीडर करते हुए ही इंटरप्रिटेशन करना है। जैसे कि अगर कोई लॉ 100 साल पहले बना तो 100 साल पहले किसी एक प्रोविजन का मतलब जो सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए था, जरूरी नहीं 100 साल बाद सेम लॉ का मतलब आज के सिचुएशन में भी एप्लीकेबल हो। मतलब 100 साल पहले अगर कोई वर्ड का मतलब एक पर्टिकुलर सोसाइटी में ये होना चाहिए था तो उसी वर्ड का मतलब हो सकता है 100 साल बाद कुछ डिफरेंट हो जाए, कुछ अलग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी के बारे में सुना होगा और लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में सुना होगा। लाइफ एंड लिबर्टी को सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि लाइफ मतलब जिंदा रहना, ठीक है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे क्या उसको कंसीडर किया, उसे ये कहा कि लाइफ विद डिग्निटी, मतलब आपको सम्मान के साथ जीवित रहना है, तभी आप मानव कहलाएंगे जब आप सम्मान के साथ जीवित रहेंगे। तो मतलब टर्म तो वही था, आर्टिकल 21 में कोई चेंजेस नहीं किए कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिकली आर्टिकल 21 एज इट इज मेंशन था, लेकिन इंटरप्रिटेशन बदल गया। सोसाइटी के नीड्स को देखते हुए, सोसाइटी के में होने वाले चेंजेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन को बदला और कहा कि लाइफ जो होता है वो सिर्फ जीना नहीं होता, लाइफ मतलब लाइफ विद डिग्निटी होता है। इसी तरीके से इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही वाइड होते जा रहा है। पहले कहते थे इक्वालिटी मतलब सबको बराबर का, बाद में कहा गया कि नहीं, इक्वालिटी में भी आपको देखना है। इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी अमंग्स इक्वल, अनइक्वालिटी अमंग्स अनइक्वल। मतलब अगर आप किसी एक गरीब को और अमीर को सेम बराबर रख के आप टैक्स लगाना शुरू कर दें तो वो इक्वालिटी थोड़ी ना होगी। ये सारी चीजों को आपने बाद में कंसीडर किया है, पहले कंसीडर क्या करते थे कि इक्वालिटी मतलब सबको बराबर की तरह ट्रीट करो। तो सोसाइटी को नीड्स को देखते हुए चेंजेस होने चाहिए। तो ये सारी बात के साथ हम इस वीडियो को कंक्लूड कर सकते हैं।